नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। और इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ आपके साथ मैं हिमानी। बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल शनिवार को होशियारपुर कोर्ट में पेश हुए थे। यहाँ पेशी दोहरे के संविधान में केस में हुई। यहाँ दायर पिटीशन में अकाली दल की मान्यता खारिज करने की मांग की गई है। इससे पहले पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी 6 महीने पहले ही कोर्ट में पेश हो चुके हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि अकाली दल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक पार्टी है, इसलिए इसकी मान्यता खारिज होनी चाहिए। होशियारपुर के बलवंत सिंह खेड़ा ने 2009 में कोर्ट में यह केस किया था कि अकाली दल ने दोहरे मापदंड पर पार्टी की मान्यता हासिल की है। होशियारपुर कोर्ट ने इसे उच्च अदालत को भेज दिया था। हालांकि उच्च अदालत ने इसे वापस होशियारपुर कोर्ट में भेज दिया है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अकाली दल धार्मिक चुनाव में भी भाग लेता है। इस मामले में पहले अकाली दल के प्रधान सुखविंदर बादल ने पहले भी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। बादल पिता पुत्र के अलावा अकाली दल के कई दिग्गज नेताओं का केस पार्टी में बनाया गया है। हालांकि पहले कोर्ट में संबंध बादल के अकाली नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके जताया कि खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। बात करते हैं लव जिहाद के विरोध में कल दिशा में हिंदू समुदाय द्वारा बंद का ऐलान किया गया। मालगढ़ में एक परिवार में धर्म परिवर्तन और पैसे की मांग को लेकर हिंदू समुदाय में गुस्सा फूट पड़ा है, जिसे कल होने वाली महारैली में 5000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पूरे माली समुदाय में भड़क उठा है। दिशा का मालगढ़ गांव में माली समुदाय के परिवार का धर्मांतर कर 25 लाख रुपए की मांग के बाद परिवार के मोबी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे पूरे माली समुदाय में गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन धर्मांतरित परिवार के अभी तक न मिलने से माली समुदाय समेत पूरे जिले में हिंदू समुदाय के रोष था और उस दिशा में सहित जिले भर के लोग दिशा में महारैली में शामिल होंगे और विभिन्न व्यापारियों ने इसका समर्थन भी किया है। दिशा बंद घोषणा, इसके साथ ही दिशा गंज बाजार, दिशा शाक मार्केट एंड कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, कपड़ा सुनार, धार्मिक, सामाजिक और युवा संगठन, राजनीतिक नेता सहित विभिन्न संघ भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। इस रैली में जिले भर के गांव 200 से अधिक ट्रैक्टर लेकर दिशा महारैली में शामिल हुए। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की ओर से किए गए इंतजाम भी किए जाएंगे। हालांकि यह योजना बनाई गई है कि इस रैली में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पाखंडियों के खिलाफ बैनर व नारेबाजी के साथ सुबह 10 बजे शहर के सड़कों पर साईं बाबा मंदिर से फिर डिप्टी कलेक्टर तक रैली निकाली और धर्मांतरित परिवार को मौत की सजा देने के लिए स्वदेश वापसी की मांग के साथ विधर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। चलते हैं अगली खबर की ओर। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार देर रात तक सिंगापुर एयरलाइंस से अपने देश लौट आए हैं। 73 साल के राजपक्षे करीब 7 हफ्ते बाद बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए श्रीलंका लौटे हैं। कोलंबो के बंदरनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई मंत्रियों ने उनका स्वागत भी किया। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। दरअसल श्रीलंका में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण जुलाई के पहले हफ्ते में ही जन आंदोलन शुरू हुआ। 9 जुलाई को आम जनता ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया था। इसके बाद राजपक्षे अपने सरकारी घर छोड़कर भाग खड़े हुए। 13 जुलाई को परिवार समेत गोटाबाया पहले मालदीव भागे, इसके बाद सिंगापुर पहुंचे। इसी दिन श्रीलंका में फिर से इमरजेंसी लगा दी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने राजपक्षे की स्वदेश वापसी के इंतजाम किए हैं। इसके लिए राजपक्षे के नेतृत्व वाली पार्टी एसएलपीपी ने विक्रमसिंघे से अनुरोध किया था। बता दें कि 19 अगस्त को एलसीपीपी के महासचिव सागर ने इस संबंध में विक्रमसिंघे के साथ बैठक की थी। कार्यावासन के अनुरोध पर ही श्रीलंका सरकार ने राजपक्षे की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हुए हैं। देश में अपने खिलाफ भड़के असंतोष के बाद राजपक्षे ने परिवार के साथ 13 जुलाई को श्रीलंका छोड़ दिया था। इसके बाद वह सिंगापुर पहुंचे। यहीं से उन्हें पद से इस्तीफा मेल किया था। सिंगापुर ने दोपहर में उन्हें 28 दिन रहने की मंजूरी थी। इसके बाद इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया। श्रीलंका के कई संगठनों ने सिंगापुर से राजपक्षे के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था। हालांकि इसके पहले ही उन्होंने यह देश छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर से एक रिटर्न फ्लाइट से थाईलैंड रवाना हुए
राजपक्षे सिंगापुर में परमानेंट रेसिडेंशियल की परमिशन चाहते थे, लेकिन वहां भी सरकार ने उन्हें यह मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने थाईलैंड से अपने देश आने की मंजूरी मांगी थी। थाईलैंड सरकार ने मानवीय आधार पर 73 साल के राजपक्षे को विजिटिंग वीजा दिया था। खास बात यह थी कि सरकार ने उन्हें वीजा सशर्त दी थी। सरकार का कहना था कि राजपक्षे यहाँ रहकर किसी दूसरे देश में स्थायी शरण पाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से वो श्रीलंका से जुड़ी कई सी पॉलिटिकल इक्विटी में हिस्सा नहीं ले सकते। पटना में आज दिन शनिवार को जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है, तभी सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें के एच जयकिशन, एस सनाती, मोहम्मद अचबउद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एम खाउचे और थांगसाम अरुण कुमार भी शामिल है। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अभी वहां सिर्फ एक विधायक ही जेडीयू में बचा है। बताया जा रहा है कि सभी विधायक जेडीयू के एनडीए गठबंधन से बाहर आने के फैसले से नाराज थे। यह फैसला नीतीश कुमार के उस ऐलान के बाद किया है जिसमें उन्होंने मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जेडीयू ने इसे असंवैधानिक बताया है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने उसे विधायकों का खुले दिल से स्वागत कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मामले पर जेडीयू पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जेडीयू का मुक्त, बहुत जल्द ही लालू जी बिहार को भी जेडीयू मुक्त कर देंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू का एक विधायक भाजपा में शामिल हो गया था। अगली खबर आई है महाराष्ट्र से। यहाँ इन दिनों गणेशोत्सव का पर्व चल रहा है। इस मौके पर राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं के घरों में भी गणपति जी विराजमान हैं। इस मौके पर लोग एक दूसरे के घरों में गणपति के दर्शन करने जा रहे हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। जानकारी के मुताबिक दोनों ही नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के वली स्थित आवास पर गणेश दर्शन के लिए गए थे। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस का एक बड़ समूह जल्द ही पार्टी छोड़कर भाजपा में जा सकता है। प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात ऐसे समय हुई है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को मुंबई पहुंचने वाले हैं। अशोक चौहान को 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वह कांग्रेस, राकंपा और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके पिता शंकरराव चौहान भी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौहान परिवार की मराठवाड़ा क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि अशोक चौहान को आदर्श घोटाले के कारण अपने दूसरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पद छोड़ना पड़ा। यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में एकनाथ शिंदे सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान कांग्रेस को जो विधायक मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सदन पहुंचे थे, उनमें से एक अशोक चौहान भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि चौहान इन अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन वह भाजपा का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली में भाग लूंगा। भाजपा में शामिल होने की सभी अटकलें निराधार हैं। मैं आशीष कुलकर्णी के यहाँ गणेश दर्शन के लिए वहां गया था। वहां उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। हमारी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शिवसेना में ऐतिहासिक फूट के बाद राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे के सितारे गर्दिश में हैं। इन सब के बीच उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के सूबे की राजनीति में अचानक प्रासंगिक हो चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के आवास पर जाकर मिल चुके हैं। इसके बाद अब चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज ठाकरे से मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं। इस दौरान वे लालबाग के राजा के दर्शन भी करेंगे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के बुलावे पर मुंबई में गणपति के दर्शन करने आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी जाएंगे। सूत्र के अनुसार भाजपा और मन से दोनों दल के नेताओं की तरफ से राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि मुंबई दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री किससे मिलेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। राज ठाकरे से हमारे मित्रवत संबंध है, लेकिन बीएमसी चुनाव शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ेगी। साल 2017 में भाजपा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह मुंबई आए थे और आर्थिक राजधानी के सबसे चर्चित गणपति लालबाग के राजा के दर्शन किए थे। उसके बाद वे हर साल गणेशोत्सव के दौरान यहां मुंबई में गणपति के दर्शन करने के लिए आते रहे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण शाह इस साल 2 साल के अंतराल पर मुंबई आ रहे हैं। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे, फडणवीस और बावनकुळे सहित कई नेताओं ने राज ठाकरे से उनके घर जाकर मुलाकात की है। अब राज से शाह की मुलाकात की अटकल है। इससे पता चला है कि परप्रांतीय विरोध की राजनीति करने वाले राज ठाकरे अब किसी भी पार्टी के लिए अछूत नहीं रहे। एशिया की वैभवशाली नगर निकाय बृहद मुंबई महानगर पालिका में अक्टूबर महीने में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में शिवसेना के मराठी मतों की काट के लिए राज ठाकरे सत्ताधारी दल शिवसेना और भाजपा के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। हाल के दिनों में हिंदुत्व की राजनीति की ओर लौटने के कारण भाजपा और मनसे के बीच नजदीकी बढ़ी है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह मुंबई आने पर बीएमसी चुनाव को लेकर भाजपा के नेताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। ऐसे राज ठाकरे से उनकी संभावित मुलाकात के मायने निकले जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। उन दिनों पर नस्लवादी टिप्पणी हो रही है। बीते 1 सप्ताह में ऐसे 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। ताजा मामला पोलैंड का है। हालांकि यहाँ भी एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय पर नस्लवादी टिप्पणी करता है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में खुद अमेरिकी नागरिक बताते वाला सख्त भारतीय से कहता है, तुम परजीवी हमारी जाति के नरसंहार कर रहे हो, तुम अपने देश वापस क्यों नहीं जाते। हालांकि वीडियो में दिख रहा है भारतीय उसे टालने की कोशिश करता है और पूछता है कि वह वीडियो क्यों बना रहा है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ताजा हमला कब हुआ या दोनों लोगों के बीच किस वजह से बहस हुई। नहीं इस मामले की कहीं शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वीडियो को बनाने वाला अमेरिकन नागरिक कहता है वह दिख रहा है कि आप हमारी जाति का नरसंहार कर रहे हो, आप पोलैंड में क्यों आए हो। इसके बाद भारतीय नागरिक पूछता है कि वह उसकी वीडियो क्यों बना रहा है। इसके जवाब में वह कहता है कि क्योंकि मैं अमेरिका से हूँ। आगे कहता है तुम लोग यहाँ बहुत ज्यादा हो, तुम अपने देश क्यों नहीं चले जाते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे पोलैंड पर आक्रमण कर सकते हो।
तुम्हारा अपना देश है, वहां क्यों नहीं रहते? यूरोपीय लोग जानना चाहते हैं कि आप गोरे लोगों के देश में क्यों आते हो, आप परिजीवी क्यों हो, आप हमारी जाति का नरसंहार कर रहे हो, आप एक आक्रमणकारी हो, जाओ घर आक्रमणीय, हम आपको यूरोप में नहीं चाहते। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति से एक साथ हमवतन ने नस्ली दुर्व्यवहार किया था। कैलिफोर्निया के फ्रॉमेंट में ग्रीमर बॉल में टैको मेल में 37 वर्षीय सिंह तेजंदीर ने मौखिक रूप से कृष्णन जयरामन पर हमला किया था। तेजंदीर ने उसने कहा कि तुम घृणित हो, तुम घटिया लग रहे हो, इस तरह से फिर से किसी के सामने मत आना। बीते दिनों ऐसा ही एक वीडियो टेक्सास में सामने आया था। इसमें एक मैक्सिकन महिला 4 भारतीय महिलाओं पर नस्लवादी टिप्पणी करती है। वह कहती है कि तुम लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमारे यहाँ आते हो। इसके बाद वह उन पर हमला भी करती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। भारत एक बार फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन एक पायदान फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। जीडीपी के आंकड़ों में भारत यह बढ़त वित्त वर्ष 2022-23 में भी बनाए रखे हुए है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसी अवधि में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से ब्रिटेन ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा खो दिया और दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि यूके 5वें स्थान पर था। दरअसल ब्रिटेन में 4 दशकों से सबसे तेज इन्फ्लेशन और मंदी के बढ़ते रिस्क का सामना कर रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अनुमान जताया है कि यह स्थिति 2024 तक रहेगी। दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था का इस वर्ष 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ब्रिटेन की स्थिति में यह गिरावट ऐसे समय आई है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता है और सत्तारूढ़ पार्टी नया प्रधानमंत्री चुनने के दौर में है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में ब्रिटेन की गिरावट नए प्रधानमंत्री के लिए अप्रिय स्थिति होगी। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य सोमवार को बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी का चयन करेंगे। अनुमान जताया जा रहा है कि विदेश सचिव लीज ट्रस पूर्व चांसलर ऋषि सुनक से आगे हैं। आईएमएफ के मुताबिक 2019 में भी नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। ब्रिटेन 6ठे स्थान पर आ गया था। हालांकि भारत फिर पिछड़ गया। हाल ही में एमएसएमई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर आ गया था। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन और टेक ऑफ कराने के मामले में भाजपा नेताओं समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें गौड़ा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी और भाजपा नेता कपिल मिश्रा का नाम भी शामिल है। एफआईआर देवघर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन अमन ने जिले के कुंडा थाना में दर्ज शिकायत पर कराई है। डीएसपी सुमन अमन के मुताबिक 31 अगस्त को गोडा के सांसद, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी और अन्य लोगों देवघर एयरपोर्ट के एटीसी के जबरन घुसे और कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस के लेने दबाव का बनाया हुआ। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि देवघर एयरपोर्ट पर नाइट टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा अभी तक नहीं है। इस मामले में गोडा सांसद ने निशिकांत ने हेमंत शरण पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार से हम मिलने आए तो आप इतने बौखला गए कि पेड़ सिस्टम हमें गाली देने लगा। झारखंड के इस्लामीकरण से त्रस्त परिवार के इंसाफी लड़ाई केस मुकदमे में बंद हो नहीं होगी। 31 अगस्त को सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा देवघर से दुमका गए थे। ये सभी दुमका में पेट्रोल अटक में मारी गई नाबालिग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। दरअसल दुमका में 23 अगस्त को एक नाबालिग लड़की को पड़ोस में ही रहने वाले शाहरुख हुसैन ने घर में पेट्रोल डालकर जला दिया था। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा था। 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा से 7 सितंबर को मेक इन इंडिया नंबर 1 यात्री की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मुख्य मकसद 2024 के आम चुनाव और 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को प्रभाव को बढ़ाना है। केजरीवाल रैलियों में युवा सभाओं और तिरंगा यात्रा आयोजित कर राज्य में मेक इन इंडिया नंबर 1 का अभियान चलाएंगे।
यह कार्यक्रम हरियाणा में 7 और 8 सितंबर को होगा। इस अभियान के लिए केजरीवाल की तरफ से हरियाणा के इस चुनाव गया है, क्योंकि पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पार्टी पंजाब चुनाव में मिली जीत को भूनना चाहती है। इसके बाद पार्टी अभियान के तहत हिमाचल और गुजरात में चुनाव प्रचार करेगी, क्योंकि यहां पर राज्य के चुनाव दिसंबर में होने हैं। हरियाणा में अभियान के शुरू होने के मौके पर केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी इस वक्त हरियाणा में संगठन बनाने में जुटी है। वहीं घर घर जाकर या पार्टी संगठन बनाने की ग्राम स्तर की पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल 2 दिवसीय कार्यक्रम में है और इसे गति मिलेगी। आपकी तरफ से हरियाणा के आदमपुर में एक रैली से अभियान की शुरुआत की जाएगी। आप ऐसा इसलिए कर रही है ताकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को संदेश दिया जा सके। इसके अलावा आदमपुर पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का पारिवारिक क्षेत्र है, इसलिए भी यहां पार्टी यहां से अभियान की शुरुआत कर रही है। वहीं मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और अगस्त में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में आप वंशवाद से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देने का संदेश भी देना चाहेगी। असम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम में युवाओं की भर्ती के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने इस छापेमारी में डिजिटल उपकरण, गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज और उल्फा से संबंधित साहित्यिक जब्त किया गया है। एनआईए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के 7 जिलों में 16 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी कामरूप, नालबाड़ी, डिब्रूगढ़ जैसे जिले में की गई। अधिकारियों ने अनुसार उग्रवादी संगठन के लिए धन की उगाही, युवाओं को गैर कानूनी कामों में लगाने और उनके प्रशिक्षण के लिए भारत म्यांमार सीमा पर ट्रेनिंग कैंप संचालित करने की जानकारी एनआईए को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली राजस्थानी पगड़ी में नजर आ जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भीड़ में अलग दिखने के लिए पहनेंगे राजस्थानी पगड़ी। आज शाम 5 बजे से दिल्ली के लिए रवाना होना शुरू होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी आज अपराह्न 3 बजे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे चेक पोस्ट का उद्घाटन। दिल्ली के रामलीला मैदान में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बने हैं अलग अलग बॉक्स। जयपुर सहित प्रदेश भर में दिल्ली चलो के लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली राजस्थान की झलक देखने को मिलेगी। कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली के भीड़ में अलग दिखने के लिए राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को राजस्थानी पगड़ी पहनकर निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पगड़ी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी विधायकों और मंत्रियों को दी गई है। वांगड़ अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अलग तरह की पगड़ी में नजर आएंगे, तो वहीं शेखावाटी और मत्स्य अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ता भी अलग अलग पगड़ियों में नजर आएंगे। बताया जाता है कि पगड़ी के जरिए संदेश दिया जाएगा कि राजस्थान से कितनी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रव्यापी रैली में भाग लेने दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली मुद्दे नजर रखते राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में कांग्रेस की ओर से दिल्ली चलो के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विशेष फोकस रखा गया है। राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ डोटासर भी फोटो लगी है। रैली को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, जरिए भी कांग्रेस की ओर से सियासी संदेश दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सी फूड निर्यातकों के साथ अहम बैठक की। वेरावल में एक बैठक हुई। मत्स्य उद्योगों को सालाना 3,500 करोड़ विदेशी मुद्रा आय की कमाई। यह क्षेत्र देश के जीडीपी को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सौराष्ट्र के दौरे पर हैं। मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र में समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने हम फैसला सुनाया, तभी समुद्री खाद्य निर्यात संघ की स्थायी नियुक्ति हुई। मत्स्य पालन के विकास के लिए काम करना सहकारी एमटीपी वर्ताव में गुजरात से मछली का निर्यात 5,000 करोड़ रुपए है। मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने पर चर्चा हुई। बैठक में सी फूड एक्सपर्ट एसोसिएशन भारत के राष्ट्रपति जगदीश कोकुरी द्वारा विस्तारित प्रस्तुत की गई। केंद्रीय मंत्री की घोषणा की। विश्व स्तर व्यापार संगठन में मछुआरों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के रडार पर अब पूर्व मंत्री विजयेंद्र सिंगला आ गए हैं। सिंगला के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते अलर्ट हुए 5 करोड़ से ज्यादा कीमत के टेंडरों की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस ने इस बारे में सिंगला के करीबी रहे 5 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। विजिलेंस को शक है कि इन टेंडरों में कोई गड़बड़ी हुई है। हालांकि इस बारे में अभी विजिलेंस ब्यूरो या पूर्व मंत्री विजयेंद्र सिंगला की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्र के मुताबिक इस बारे में विजिलेंस को शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया कि पिछली कांग्रेस सरकार में 5 करोड़ से ज्यादा टेंडर की में गड़बड़ियां है। इसमें कांग्रेस सरकार के वक्त ही वायरल हुए कुछ मैसेज भी विजिलेंस तक पहुंचे हैं। शुरुआती जांच में विजिलेंस को गड़बड़ी का शक हो रहा है। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के दरकिनार पर खास लोगों को काम अलर्ट किया गया है, जिसके बाद संगरूर के डीएसपी के लेवल के अफसरों को इस मामले की जांच सौंपी गई है। इस मामले में विजिलेंस ने कुछ अफसरों के सम्मन भेजकर तलब की है। पंजाब में 2 पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु श्री धर्मशोत और भारत भूषण आशु करप्शन केस में जेल में है। वहीं संगत सिंह जमानत पर चले हैं। तभी इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ भी शिकायत पहुंची है। वहीं करीब 150 करोड़ के कृषि मशीनरी घोटाले में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर भी सरकार के रडार पर है। वर्षों की बारी में मामले में अमरिंदर, राजा वडिंग और ग्रांट बंटवारे में पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी भी जांच के घर में चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सिरमौर और सोलन जिलों में कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया। यह सत्ताधारी भाजपा सरकार के अपने मिशन रिपीट को हासिल करने के प्रयासों के क्रम में था। मुख्यमंत्री ने पचमढ़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 91 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया। सालाना चौधरी परवी खर्क सड़क के 7 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्य, थानादार रोड के लिंक रोड के 4 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्य और रेहरी गुहान से डोंगा फाग रोड के 3 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने ल्यूफुकर स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला को राजकीय उच्च पाठशाला तथा जोहला फागू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने राजगढ़ में एक नया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने की भी घोषणा की। सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री 26 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजना का उद्घाटन किया। क्षेत्र में चल रही परियोजना के बारे में बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए की चिकित्सा उपकरण पार्क को मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्र के औद्योगिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने जाजुमो के तहत जेएसवी यूट्यूब उपमंडल बद्दी के तहत विभिन्न एचडब्ल्यूएसएस के 3 करोड़ रुपए की स्रोत सुदृढ़ीकरण, ग्राम पंचायत किसानपुरा में सिरसा नदी पर 3 करोड़ रुपए की मलकुमाजरा चुनारी पुल पर और सुनेद पंचायत में बेरीवाला बघानिया ग्राम पर 1 करोड़ रुपए की पुल की आधारशिला रखी। चुनाव आयोग की तरफ से 25 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकी पर राज्यपाल के भेजे गए एक पत्र ने झारखंड की सियासत को आशंकाओं के बादल से घेर लिया है। राज्य में सतमात का खेल जारी है। इसी बीच सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी है। वहीं राज्यपाल सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी से संबंधित घोषणा करने से पहले राज्य लेकर दिल्ली तक मंत्रणा कर रहे हैं। इधर सियासत के सतमात के इस खेल में सीएम हेमंत सोरेन भी पुख्ता तैयारी करते दिख रहे हैं। झारखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि राज्य में फिलहाल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फ्लॉप होता हुआ दिखाई देता है।
वैसे ही हेमंत कर्नाटक में किए सोरेन ने झारखंड में कर रहे हैं। वे कहते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी की चाल को भांप नहीं रह पाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय रहते इसे पकड़ लिया। यही कारण है कि इन्होंने यूपी के विधायकों को अपने राज्य से बाहर रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से सीधे उनके कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। वहीं झारखंड की सियासत को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने बीजेपी के शुरुआती झटके से हेमंत सोरेन थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे स्पष्ट है कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके पास नंबर है, वो इन्हें बचा लेंगे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि फिलहाल बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय वेट एंड वॉच के। सरकार को तोड़ने और सरकार बनाने की मंशा पर अब पूरी तरह से पानी फिर गया है। अगर अब बीजेपी विधायकों को तोड़ती है तो इसका खामियाजा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब एक ही विकल्प बचता है कि वो धारा 356 के यानी राष्ट्रपति शासन, ये सब निर्भर करता है कि राज्यपाल फैसले पर। राजद के साथ सरकार बनाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका को लेकर चर्चा जोरों पर है। उन्होंने 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद पर संभावित चेहरे के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ऐसे सवालों के बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से निशाना साधा है, उन्हें एक विपक्षी एकता के एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की शनिवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय बैठकों में ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब उन्हें एकजुट विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता और महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर इस बैठक में प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवालों को टाल रहे हो, लेकिन जदयू जिस प्रकार से तैयारी कर रही है उससे साफ है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ पक रहा है। पार्टी कार्यालय पर ऐसे होल्डिंग्स व बैनर लगाए गए हैं जो उनकी राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका के बारे में इशारा कर रहे हैं। इस बैठक में जदयू के देश भर का पदाधिकारी शामिल होंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा कि देश भर के लगभग 110 पार्टी नेता, जिनमें इसके 26 राज्य इकाइयों के अध्यक्ष शामिल हैं, शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के 250 से अधिक नेता शामिल होंगे। दरअसल बैठक स्थल पर देश में दिखेगा आगाज हुआ बदलाव होगा, जुमला नहीं हकीकत है और मन की नहीं काम की जैसे होल्डिंग लगाए गए हैं। विस्तार से हमारी खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।